तो डेफिनेशन से बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। A circle is a locus of a point. Is locus of a point. Locus का मतलब होता है path of a point. Moving point है वो, उसका locus का मतलब है मूवमेंट किस पाथ पर है। जैसे कि आप घर से यहाँ तक आए, कोचिंग तक आए, विज्ञान तक आए, तो आप किस पाथ से होके आए वो आपका लोकस है। तो वैसे ही लोकस वर्ड का मतलब ये है, अ सर्कल इज लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट, वो इस तरह से मूव करता है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट is always constant. Is always constant. सर्कल एक पॉइंट का लोकस है, या ये फिक्स पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पर, लेकिन प्लेन में, 3D स्पेस में नहीं। 3D स्पेस में होगा तो स्फीयर बन जाएगा। इस प्लेन में, जैसे ये व्हाइट बोर्ड का प्लेन है, इसमें ये मूव करता है। मान लीजिए फिक्स पॉइंट सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फिक्स किसी बोर्ड के प्लेन में मूव करना चाहिए। अगर यहाँ पर है, पूरे 3D में करोगे तो एक स्फीयर बन जाएगा। जैसे कि आप एक बॉल लो, उसके मिड सेंटर पे जाओ तो उससे सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस इक्वल होती है। तो यहाँ पे लेकिन हम 2D की बात कर रहे हैं, 3D की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर किसी प्लेन में ऐसे सभी पॉइंट्स जो इससे इक्वल डिस्टेंस पर हैं, मान लीजिए एक फिक्स डिस्टेंस r पे है, या 2 यूनिट की डिस्टेंस पर है, 3 यूनिट की डिस्टेंस पे ये पॉइंट मूव करता है। तो कैसे मूव करेगा कि जो हमेशा r पे ही रहे, तो एक सर्कल के ऊपर होगा, जिसका ये क्या हो जाएगा, सेंटर। इसे फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर, और ये फिक्स जो डिस्टेंस होती है दैट इज रेडियस। और ये मूविंग पॉइंट है जिसका लोकस ये सर्कल आ रहा है। ओके, तो फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और टर्म देखते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल में। ये दो टर्म तो देख ही लिए, सेंटर एंड रेडियस। और क्या क्या टर्म्स हैं इसमें। फर्स्ट है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, ये जो कंप्लीट पेरीमीटर है इसका, दैट इज नोन एज सर्कमफेरेंस। पेरीमीटर ऑफ सर्कल is called its circumference, is called its circumference। इसकी रेडियस सर्कल की r हो, एक रेडियस इस r, देन पेरीमीटर बोले सर्कल का, r सर्कमफेरेंस बोले, दोनों सेम ही होगा, एंड दैट विल बी 2 पाई r। r रेडियस है तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, दैट इज पेरीमीटर। सेकेंड डेफिनेशन है कॉर्ड। डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या हो, बाकी वैल्यूज तो हमें तो पता होता है कि ऐसे कॉर्ड बनती है, यह ये कॉर्ड ए बी, दिस इज अ कॉर्ड। ऐसे इनफाइनाइट कॉर्ड्स हैं, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कीजिए सर्कल पे, वो क्या बन जाएगी, कॉर्ड्स। लाइन ज्वाइनिंग और लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट
आना सर, इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ सर्कल, वही इसकी कॉर्ड है। किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर, जैसे कि यहाँ पर ए बी क्या है, इस सर्कल की कॉर्ड है, ठीक है। सर जो लाइन होगी उसको क्या कहते हैं? कौन सी लाइन? जो सर्कमफ्रेंस के बाहर भी जाती है। बाहर भी जाए तो अगर ये आगे एक्सटेंड हो जाए, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे बोलो? सीकेंट। लाइन सेगमेंट है तो क्या है? कॉर्ड। सीकेंट वो लाइन है जो सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। चलो इसी को पहले लिख देते हैं, सीकेंट। सभी पॉइंट्स आएंगे, सीकेंट भी है आप में। अ लाइन, वही लिख लीजिए, अ लाइन विच इंटरसेक्ट, a line which intersect circle at two distinct points, at two distinct points, is secant of circle, वही सर्कल की सीकेंट जो सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, कॉर्ड में ही डायमीटर, ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर से पास हो, वो कॉर्ड जो कि सेंटर से पास हो, दैट विल बी डायमीटर। या फिर आप इसे ये भी कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, जो कॉर्ड की लेंथ सबसे ज्यादा सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड है, वही क्या है? डायमीटर। तो लिख लें, कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, सेंटर इसका क्या होता है? मिड पॉइंट होता है डायमीटर का। रेडियस आर हो तो डायमीटर 2r है। ठीक है, तो ये देखा हमने डेफिनेशन, सर्कमफेरेंस, कॉर्ड, डायमीटर, सीकेंट। और देखते हैं और क्या क्या टर्म्स हैं। टेंजेंट, टेंजेंट इसको बोलेंगे, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो सीकेंट, और एक पॉइंट पर ही हो, ये दोनों कोइंसाइड करके एक हो जाए, जैसे ऐसे देख समझिए, ये भी सीकेंट है, ये भी, ये एक ही पॉइंट हो गया था, अब टेंजेंट हो गया, ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करके एक ही आ गया। तो सीकेंट का ही एक केस है, लिमिटिंग केस कह सकते हैं, जो कि टेंजेंट होता है। A line which touches circle at a point is called its tangent, is called its tangent, वो इसकी tangent हो। ये पॉइंट P पे टच कर रही है, तो ये लाइन जो है tangent है सर्कल। A line which touches circle at a point, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे, उस लाइन को सर्कल की टेंजेंट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नेक्स्ट बात करते हैं, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। बेटा समझ में आ रहा है? कोई इशू तो है नहीं, सिंपल बेसिक पॉइंट्स चल गया। फिर भी कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल,
एक सर्कल के रिस्पेक्ट में पोजीशन पॉइंट एक सर्कल, इसका सेंटर में लेटर है जूम सी। ये पॉइंट जो पी है वो सर्कल के बाहर होगा तब जब इस सेंटर से अगर इसकी डिस्टेंस क्या हो, रेडियस से ज्यादा, तो ये पॉइंट सर्कल के बाहर मिलेगा। रेडियस के बराबर हो तो ये पॉइंट सर्कल के ऊपर मिलेगा, और रेडियस से कम हो तो सर्कल के अंदर मिलेगा, मतलब इंटीरियर मिलेगा। तो if distance of P from center is PC and the radius is R, let distance, the distance of, simply करें distance of P from center is PC and radius is R। अब इसमें कैसे लिखें, if PC is greater than R then point P is outside, तो point P outside of circle, exterior part, external होगा। if PC is equal to R, point P is on circle, वो सर्कल के ऊपर हो। if PC is less than R, then point P is inside circle, तो सर्कल के इनसाइड। नोट कर ले, बताएं कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट लिखेंगे इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। इंटीरियर मतलब इनसाइड पार्ट। रीजन लाइन इनसाइड द सर्कल इज नोन एज इंटीरियर ऑफ सर्कल। रीजन लाइन inside circle is called interior of circle, interior of circle, जो पार्ट सर्कल के इनसाइड, ये that is interior। exterior of a circle में क्या होगा, रीजन लाइन आउटसाइड सर्कल, रीजन लाइन आउटसाइड सर्कल is called exterior of circle, तो वो सर्कल का एक्सटीरियर हो, ये पार्ट हो गया बाहर का पार्ट, ये है एक्सटीरियर ऑन द सर्कल। तो ठीक है, सर्कल का पे आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर सर्कुलर रीजन लिखा, इंटीरियर मतलब केवल इनसाइड, सर्कल के ऊपर नहीं लेना, एक्सटीरियर मतलब केवल बाहर, सर्कल के ऊपर के पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना। सर्कुलर रीजन लिखा है, ये भी एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो देख ले, सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन वर्ड लिखा है तो इंटीरियर प्लस पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, इंटीरियर ऑफ सर्कल प्लस पॉइंट्स ऑन सर्कल, ये जो कंप्लीट मिलेगा दैट विल बी सर्कुलर रीजन, यही है मतलब, लेकिन इसमें इसके ऊपर के भी पॉइंट को लिया गया। अगर ये P है यहाँ पॉइंट, तो OP की वैल्यू जो है, ये O सेंटर है तो OP जो है रेडियस के से छोटा है या उसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है, इसे कहा है सर्कुलर रीजन वर्ड। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल।
नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होंगे? जिनके सेंटर्स सेम है सेम है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल circles having same center but different radius are called concentric circle। जिसके सेंटर्स सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग है। ऐसे ये दोनों सर्कल्स का सेंटर अगर सेम है तो इन्हें क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स भी हो सकते हैं, सेंटर्स सेम है, रेडियस अलग अलग आ रहे हैं, ये सभी सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल। नेक्स्ट बात करेंगे आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल नेक्स्ट लिखेंगे आर्क ऑफ सर्कल में कॉन्टिन्यूअस पीस आर पार्ट, पीस लिखे आर पार्ट ऑफ सर्कल। पूरा सर्कल नहीं, उसका थोड़ा सा पार्ट है, पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ सर्कल। यही एक सर्कल कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब हो गया? यहां से कॉन्टिन्यूअसली यहां तक लिया, मान लीजिए इस पॉइंट तक ए से लिया बी तक, तो ये क्या है? आर्क ए बी। ऐसे थोड़ा आर्क का साइन बना दीजिए तो आर्क हो। ये ए बी कॉर्ड लिखना है, ए बी के ऊपर आप स्ट्रेट लाइन बना दीजिए तो कॉर्ड है, आर्क जैसा बना दिया तो आर्क। ये आर्क ऑफ सर्कल है, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। यहाँ बीच में गैप आ गया मान लीजिए, अब 2 अलग अलग आर्क मिल सकते हैं लेकिन एक आर्क नहीं बोलेंगे पूरे, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये था आर्क ऑफ सर्कल। नेक्स्ट है डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क क्या होता है? डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, ये आर्क जो सेंटर पे इसके एंगल बनाए, मान लीजिए एंगल थीटा है, आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वही इसका क्या है? डिग्री मेजर। द एंगल मेड बाय एन आर्क, the angle made by an arc at the center of circle is called its degree measure। अब ये थीटा एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो इसका डिग्री मेजर 90 डिग्री, 45 डिग्री बन रहा है तो 45 डिग्री, जो भी बन रहा हो वही इसका डिग्री मेजर, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क का मतलब, समझ रहे हैं? सही बच्चे? ये है डिग्री मेजर ऑफ एन। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट आर्क। कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या मतलब होगा इसका? कॉन्ग्रुएंट आर्क किसको बोलते हैं? दो आर्क के डिग्री मेजर सेम, डिग्री मेजर सेम, एंगल सेम बना रहे हो तो कॉन्ग्रुएंट है। ओवरलैप करना जरूरी नहीं, ओवरलैप कर दिया तो सेम कॉर्ड, यहीं पे फिर से आर्क सेम होगी, कोई दूसरी भी हो सकती है। देखें इफ डिग्री मेजर of 2 arcs are same, then they are congruent। तो वो क्या है?
कॉन्ग्रुएंट। यहां पर देखें, ये मैं एक आर्क लेता हूं ए बी, इसका एक डिग्री मेजर है, यहाँ पे सेंटर पे थीटा, सी पर लेट अस अज्यूम थीटा, ये एंगल, ये ए बी का डिग्री मेजर। ऐसे ही एक दूसरी आर्क ले पी क्यू, इसका सेंटर पे डिग्री मेजर, ये भी थीटा। तो हम क्या कहेंगे, ए बी एंड पी क्यू, ये दोनों आर्क जो हैं आर कॉन्ग्रुएंट। ऐसे कितने कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट हो सकते हैं, सेम जो बनेंगे। ठीक है, कुछ पार्ट सेम भी हो सकता है, मान लो यहां से स्टार्ट करके बना दे तब भी हो सकता है, ओवरलैप भी कर सकता है, लेकिन ओवरलैप करेगा तब तो सेम ही कॉर्ड हो गया, तब तो कोई या आर्क सेम होगी, तब तो कोई मतलब ही नहीं उसमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कुछ ठीक, तो भी ठीक है। नेक्स्ट, ये था हमने पढ़ा कॉन्ग्रुएंट आर्क। नेक्स्ट है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, हाफ पार्ट ऑफ सर्कल कर सकते हो। ठीक है, हाफ पार्ट, या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं। डायमीटर जो है दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो क्या हो गया, एक पार्ट, एवरी पार्ट इज सेमी सर्कल। और क्या कर सकते हैं, डिग्री मेजर से भी कर सकते हैं, एक आर्क जिसका डिग्री मेजर 180 डिग्री, वो भी सेमी सर्कल है। तो यहाँ लिख सकते हैं, कैसे भी इसको आप समझ सकते हैं, डायमीटर डिवाइड्स सर्कल इन टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स, each is called सेमी सर्कल। तो हर एक पार्ट जो है वही सेमी सर्कल। ये हो गया डायमीटर ए बी सेंटर पास। और अगर इस आर्क से आप बोलेंगे, ये एक आर्क है, इससे कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। तो डिग्री जब इसका 180 डिग्री है, वो बन जाएगा सेमी सर्कल। इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये पार्ट सेमी सर्कल, यही है सेमी सर्कल। इसी तरह half part of circle is known as semicircle. ठीक है, नेक्स्ट वन, मेजर एंड माइनर। मेजर एंड माइनर क्या होता है, सेमी सर्कल से जिसकी लेंथ ज्यादा हो जाए आर्क की, वो मेजर, और जिसकी लेंथ कम हो वो माइनर। आर्क having length greater than semicircle, greater than semicircle is called major arc, and arc having length less than semicircle is called minor arc. तो ये है मेजर एंड माइनर। तो जिसकी लेंथ सेमी सर्कल के बराबर होगी वो सेमी सर्कल। ठीक है, मेजर और माइनर। हाँ, अब एक मनीष से छोटा है भाई, 3 भाई हैं, एक मनीष से बड़ा है और एक मनीष से छोटा है। तो जो बड़ा भी नहीं है, जो छोटा भी नहीं, वो क्या है, वो मनीष है। 3 भाई हैं, हाँ, एक मनीष से बड़ा है, एक उससे छोटा है। तो जो छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं, वो क्या है, ठीक है। तो यही है सेमी सर्कल, उसके लिए अलग वर्ड था।
उससे ज्यादा और कम के लिए ये वर्ड है। नेक्स्ट, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। The region enclosed by an arc and its corresponding chord is called segment of circle. Part of circular region, इस सेगमेंट ऑफ सर्कल, देखिए ये पूरा सर्कुलर रीजन था, इसका पार्ट है, या फिर आपके कोई भी एक आर्क आपने ले ली, ए बी, ये आर्क थे, इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉर्ड भी, इससे जो रीजन इनक्लोज है ये क्या है, ये सेगमेंट। ठीक है, तो इसमें माइनर और मेजर सेगमेंट भी बोल सकते हैं। ये देखिए सेंटर एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, बराबर नहीं है, बराबर है तो सेमी सर्कल वाला रीजन हो गया, हाफ पार्ट एकदम। इधर ये पार्ट क्या है, माइनर सेगमेंट इसी तरह से, और ये पार्ट को क्या कहोगे, मेजर सेगमेंट। अगर ये पूरा पार्ट है मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, ये दोनों को एक दूसरे का अल्टरनेट सेगमेंट भी बोलते हैं। इसका अल्टरनेट सेगमेंट मेजर का माइनर है, माइनर का मेजर, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट सेगमेंट। वर्ड अगर अल्टरनेट सेगमेंट लिखा है, अल्टरनेट सेगमेंट, तो यही है मेजर एंड माइनर सेगमेंट्स। ठीक है, एक कॉर्ड दो सेगमेंट में डिवाइड करें, ईच इज नोन एज अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अदर। A chord divides circles into segments. Each is called alternate segment of another. ये है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये सेगमेंट है। नेक्स्ट है सेक्टर, एंड आर्क। ठीक है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर देखते हैं क्या होता है इसका। तो आपने बताया एरिया इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, एरिया इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग रेडियस, और दो रेडियस मिलेंगे तो इसलिए रेडियाई वर्ड, रेडियस का प्लूरल RADII, रेडियाई इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। यही सेक्टर है सर। देखें डायग्राम बनाते हैं, एक सर्कल, ये आर्क हो गई ए बी, इसको ज्वाइन करते हैं सेंटर से, ये रेडियस है,
ये आर और रेडियस से जो आर्क बन रहा है ये क्या है, सेक्टर। इसका एरिया का भी फॉर्मूला होता है, यहाँ पे तो नहीं लिखा है, हो सकता है आप में हो कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आप मैं आप बता दूं, अगर एरिया लिखा ये एंगल अगर थीटा है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, प्लस एरिया वाले टॉपिक में आता होगा, हो सकता है। इसका एरिया कितना है, हाफ पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, थीटा लेकिन अगर डिग्री में ले रहे हैं तब नहीं, रेडियन में लेते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री कर देते हैं। सो रेडियन में 180 थीटा अपॉन 180। अब देखिए अगर कंप्लीट लेंगे पूरा सर्कल, पूरा सेक्टर कंप्लीट कर दिए, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 कुछ गड़बड़ पाई स्क्वायर हो जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कहाँ वो, हाँ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप पाई आर स्क्वायर थीटा, ठीक है 360 लिखोगे 360 बाई 180, 2 कैंसिल होगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा कंप्लीटली। तो ये 180 लेंगे तो सेमी सर्कल बनेगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। 180 डिग्री से डिवाइड करते हैं क्योंकि रेडियन में लेते हैं, रेडियन और डिग्री एंगल को मेजर करने की अलग अलग मेथड है। तो थीटा अपॉन 180 डिग्री वो बाद में देखेंगे हम लोग। फिर बात करते हैं इसमें क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, part of a circle is called quadrant of a circle. One-fourth part of a circle is called quadrant of a circle. वन फोर्थ पार्ट अगर लेते हैं सर्कल का तो उसी को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। इसके परपेंडिकुलर ये ले ली, ये क्या है, क्वाड्रेंट। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स किसको कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। दो अलग अलग सर्कल्स हैं लेकिन उनकी रेडियस सेम है। सर्कल्स हैविंग सेम रेडियस, circles having with same radius are called congruent. दो अलग अलग सर्कल हैं लेकिन दोनों की रेडियस सेम होती है। फर्स्ट की भी रेडियस आर, सेकंड की भी रेडियस आर, हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। दोनों सर्कल्स की रेडियस सेम हो जाए तो होगा कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? A quadrilateral whose all points lie on a circle and opposite angles sum up to form 180 degree. कोई भी एक से हो जाता है काम, ठीक है, दोनों ही लगाने की जरूरत नहीं। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टाइसेस से एक सर्कल पास हो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, या फिर एंगल्स के सम, अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो डिग्री हो, तब भी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, मतलब उससे पास होगा। मतलब एक कंडीशन होगी दूसरी ऑटोमेटिकली होगी, दोनों चेक करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। If a circle passes through vertices of a circle, a quadrilateral passes through vertices of a quadrilateral, then it is cyclic quadrilateral.
quadrilateral. In cyclic quadrilateral, angle A plus C और B plus D ये क्या होगा 180 डिग्री. In cyclic quadrilateral, अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है. ठीक है. अब कुछ थ्योरम्स हैं सर्कल्स पर, वो लिखते हैं क्या क्या थ्योरम्स हैं. थ्योरम्स ऑन सर्कल. फर्स्ट जो लिखी है ये इसी की बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल वाली. फर्स्ट वन है, टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if and only they have same radius. जब दोनों की रेडियस क्या हो सेम, तो ये हमने देखा है कि दोनों की रेडियस सेम होगी तो क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होंगे. कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे, अब इसको उठा कर यहाँ पे रख दो अगर सेंटर तो कंप्लीटली इसके ऊपर हो जाएगा. और अगर रेडियस सेम नहीं हुई तो थोड़ा इधर उधर आएगा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा. ठीक है, इसी को बस लैंग्वेज में लिख दिया गया है. बाकी लिखने की वाली लैंग्वेज आप एक बार देख लेना, फिर भी अगर कोई दिक्कत पूछ सकते हो. ठीक है, बाकी मैं थ्योरम्स आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जिनका क्वेश्चंस में हम यूज कर सकते हैं, जो सर्कल टॉपिक के क्वेश्चंस. सेकंड है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल subtends equal angle at the center. अब देखिए टू कॉर्ड्स अगर इक्वल, ये ए बी है, ऐसे ये सी डी, जो कॉर्ड इक्वल, सेंटर ओ है. ए बी जो है और सी डी है, इनकी लेंथ इक्वल. ये दो ट्रायंगल बने, ये ए बी लेंथ एक्स है, ये भी एक्स है, और ये रेडियस है, सर्कल की रेडियस तो सेम है. तो ये दो ट्रायंगल में आप देख रहे हैं आर आर एक्स, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गए. तीनों साइड्स इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो गए. कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस एक्स के अपोजिट जो एंगल होगा और इस एक्स के अपोजिट दोनों एंगल इक्वल होंगे. तो ये एंगल इक्वल है. तो ये जो कॉर्ड है सेंटर पे ए बी जो एंगल बना रही वही सी डी बना रही, तो इक्वल लेंथ की जो कॉर्ड होंगी वो इक्वल एंगल बनाएंगे सेंटर पे. कॉन्ग्रुएंट आर्क्स में क्या है? कॉन्ग्रुएंट आर्क, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट आर्क कब बोलते थे? बोल सकते हैं ना, क्योंकि वही वही सब है. हाँ, आर्क तो ये पार्ट हुआ ना. हम यहाँ कॉर्ड की बात कर रहे हैं. आर्क भी बोल सकते हैं. अगर दो आर्क की लेंथ इक्वल है और टू कॉन्ग्रुएंट आर्क हैं तो इक्वल एंगल बनाएंगे, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड आएगी उसकी लेंथ इक्वल हो जाएगी. थर्ड थ्योरम नंबर, इसी का जस्ट कॉन्वर्स है, टू का कॉन्वर्स. इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स, if the angles subtended by two chords at the center, if the angles subtended by two chords at the center are equal, ठीक है, देन क्या होगा, सेंटर पे एंगल इक्वल बन रहा हो तो कॉर्ड्स इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल है, होगा ना. यस.
chords are of equal length. नेक्स्ट इसी तरह सोच गया, मान लो ये एक्स एक्स अभी मैंने लेता, ये थीटा थीटा ले लेते हैं। तो अब इन दोनों ट्रायंगल को देखो, एस ए एस भी हो तो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये लेंथ इक्वल हो जाएगी। हाँ, सीपी सीटी से, ये है ना? कोई प्रॉब्लम है उसमें? थर्ड, ये पॉइंट। फोर्थ लिखें, वही जो अभी बात कर रहे थे, मनीष बोल रहा था कि कॉन्ग्रुएंट आर्क भी होगी, वही थ्योरम 4 है। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स विल हैव इक्वल कॉर्ड। तो इसको लैंग्वेज में लिखें, इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, if two arcs of a circle are congruent, then तो उस केस में उनके जो करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड होंगी उनकी लेंथ इक्वल होगी। देन देयर करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स, आर ऑफ इक्वल लेंथ। कैसे? आर्क मैंने लिख, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, एंगल सेम बनता है। एंगल सेम बना, ये रेडियस तो सेम थी, तो ये लेंथ इक्वल हो गई, तो उनके करेस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड थी उनकी लेंथ इक्वल हो गई। तो इसी से ये आ जाएगा पॉइंट, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे बन जाएगा। फिर इसी का कॉन्वर्स 5 है। 5 में क्या होगा, अगर दो कॉर्ड इक्वल लेंथ की हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग जो आर्क होंगी वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। If two chords are of equal length, then their corresponding arcs are congruent. मतलब वही पॉइंट हम लोग देख रहे हैं बार बार, तो टफ नहीं है चैप्टर, जैसा आप लोग देख रहे हो कि बहुत अलग अलग पॉइंट नहीं, रिलेट ही हो रहे हैं सभी। बस लिखने में कहीं कहीं थ्योरम और प्रूफ में थोड़ा सा वो रहता है, बाकी चैप्टर ऐसा बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। आप ध्यान से उसको करेंगे और जो भी दिक्कत होगी फिर पूछ लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 6। Point number 6. Theorem 6. The perpendicular from center on a chord bisect the line. The perpendicular from center upon a chord bisects the chord or meet at midpoint of the chord. सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे जहां परपेंडिकुलर डालें, ये सेंटर सी है, इस पे इससे परपेंडिकुलर डालें 90, तो ये पॉइंट क्या होगा, बाइसेक्टर, मिड पॉइंट होगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब एएम बराबर बीएम होगा। क्यों होगा ऐसा, इस सी को ए से ज्वाइन कीजिए, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ठीक है, ये क्या है, एक्स है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पाइथागोरस से निकाल सकते हो, ये क्या बन गया, रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ये भी निकाल सकते हो, ये भी 90 है, रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब दोनों बराबर है, बराबर है तो मिड पॉइंट है। ठीक है, बाकी वो ऐसे उससे भी निकल जाएगा। हाँ, ये देखिए एक साइड राइट एंगल
ट्रायंगल बन गया ना, उससे भी निकाल सकते हो। वैसे ये आर आर है तो ये एंगल भी इक्वल होगा, तो बचा ये एंगल भी इक्वल, ऐसे भी प्रूव कर लो, वो तो आपके ऊपर है। कोई आप फिक्स मेथड की जरूरत नहीं है कि उसी मेथड से करना है। हाँ, आपको सही लिखना है सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट वन 7, किसी का कॉन्वर्स है। अगर हम सेंटर को मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, देन दैट विल बी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, ऐसे बोल सकते हैं, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड विल बी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। वो लाइन जो सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करे, सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करे, ये इस पे परपेंडिकुलर हो। मिड पॉइंट, अब यहाँ मिड पॉइंट दिया हुआ है, आप देखो ये लेंथ इक्वल हुई, ये हुआ इक्वल, ये कॉमन, ये आर तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तीनों साइड इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और इन दोनों का सम 180, तो लीनियर पेयर से ठीक है, थीटा प्लस थीटा 180, तो थीटा आ गया 90। कोई प्रॉब्लम? ये है 7। 8 लिखते हैं फिर। 8 इसमें देखते हैं। Equal chords are equidistant from the center. जो कॉर्ड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। सेंटर से डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस हमेशा लिखा हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मतलब ए बी जो है, मान लीजिए एक कॉर्ड है और दूसरी कॉर्ड है सी डी, इन दोनों की सेंटर से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी if the chords are of equal length. chords equal length के बाइसेक्टर भी होंगे, परपेंडिकुलर भी होंगे। ये हो गया, ये ऐसे इस पे परपेंडिकुलर है, इक्वल कॉर्ड्स, ये इक्वल है, तो जैसे ही मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा। मान लीजिए अगर इसकी लेंथ x थी तो ये हो गया x/2, ये भी हो गया x/2, ये r है, रेडियस, ये r है, RHS, ठीक है। फिर से वही दो साइड्स इक्वल हो गई, एक एंगल 90 डिग्री है, थर्ड साइड भी इक्वल होगा, पाइथागोरस से निकाल लो या फिर कॉन्ग्रुएंसी वर्ड से निकाल लो, RHS से लिख लो, तो ये दोनों इक्वल हो, तो ये भी P ये भी P, ठीक है। ऐसे ही रिवर्स करना है, रिवर्स करोगे तो जो कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पर है सेंटर से, तो ये P और ये P है, ये आ रहा, तो ये लेंथ इक्वल हो जाएगी, तो उसका डबल भी इक्वल होगा, तो कॉर्ड्स की लेंथ भी इक्वल होगी। तो ऐसी कॉर्ड्स जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती है। पॉइंट नंबर 9 और 9 इसी का कॉन्वर्स और कॉन्वर्स chords which are equidistant from center. हाँ, chords which are equidistant from center are of equal length, तो वो इक्वल लेंथ की, ठीक है। नेक्स्ट लिखें 10। अगर दो कॉर्ड हैं इक्वल लेंथ की नहीं है तो कौन एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, तो जो बड़ी होगी वो सेंटर से पास में होगी, मतलब उसकी डिस्टेंस कम होगी, जो छोटी होगी उसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी।
तो लिखें है नहीं, ये क्या नहीं है। तुम्हारे में नहीं है, लेकिन लिखा तो 9 से ही लिया मैंने, ठीक है। A chord out of 2 chords which is nearer to center, which is nearer to center, or out of 2 chords which is nearer to center, which is nearer to center is larger. 2 chords हैं जो सेंटर से जिसकी डिस्टेंस कम हो, उसकी लेंथ क्या होगी, ज्यादा हो। जैसा ए बी है, ये सी डी है, इसको ओ कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं सेंटर से जितना पास होगी लेंथ उतनी ज्यादा होगी, सेंटर से ही पास होगी तो। अब यहाँ कॉन्ग्रुएंसी है ही नहीं क्योंकि इक्वल नहीं, डिस्टेंस अलग अलग, ये आर है ये आर है, एक x1 है तो एक दूसरा x2। जैसे ये निकालोगे तो आएगा रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, उधर x2 स्क्वायर, और इधर आएगा आर स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। देखो x1 अगर कम सब्ट्रैक्ट लेस करोगे तो वैल्यू बड़ी होगी, यहाँ सब्ट्रैक्ट ज्यादा कर रहे हैं, माइनस ज्यादा करेंगे, x2 ज्यादा हुआ तो डिस्टेंस ज्यादा हुई तो ये वैल्यू कम होगी, ठीक है। इसी का कॉन्वर्स लिख सकते हैं, ठीक है। लार्जर कॉर्ड विल बी नियरर टू सेंटर, ठीक है। नहीं है, नहीं है तुम्हारा, अच्छा एनसीईआरटी में नहीं है। बाकी वो भी चलती है ना कोई रेफरेंस बुक वगैरह, ठीक है, तो उससे लिया है। तो मुझे लगा कि सभी वही दिया होंगे तो एक आध 2 पॉइंट हो सकता है एक्स्ट्रा दे दिए होंगे। ये तो अगला तो वही है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर्क्स हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन कॉरेस्पॉन्डिंग कार्ड्स आर इक्वल। और देखें एनसीईआरटी में कोई पॉइंट, तब तो वही है, सिर्फ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय 2 chords up by an arc to the कौन सा 10.8, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any on point on the remaining part of the circle, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, the angle subtended by an arc at the center is double of the angle subtended by arc at the remaining part of the circle, remaining part of circle। क्या करें, जो सेंटर पे एंगल बनेगा इससे वो बाकी कहीं पर भी एंगल बना, इसका डबल होगा। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा, ए बी ये पी, ये लिखा ना, ठीक है। ये एंगल इसका डबल मिल रहा हो तो कैसे आएगा डबल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इसको सर ज्वाइन करें, ज्वाइन करेंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। ये जो एंगल होगा इन 2 एंगल का सम होगा, ये अल्फा है ये भी अल्फा है, क्यों, ये दोनों रेडियस है, तो ये कितना हो गया 2 अल्फा, हाँ अल्फा प्लस अल्फा एक्सटीरियर एंगल से। ऐसे ही ये बीटा है,
ये भी बीटा होगा तो इसका डबल हो जाएगा फिर से 2 beta 2 बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा ये अगर हुआ तो ये क्या हो गया 2 alpha plus beta 2 अल्फा प्लस 2 बीटा मतलब डबल आ जाएगा। समझ रहे हो कि और बड़ा फिर से बनाओ डायग्राम देखो एक बार वापस देख लो क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है उससे ना पहले जो पढ़ा। ये देखिए इसको सेंटर ज्वाइन कर दो, ये P ये था C, इसको आगे एक्सटेंड कर दो तो इस ट्रायंगल PAC के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा तो ये दोनों इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। ये R है सेंटर से ज्वाइन कर रहा है ना किसी भी को, ये R ये भी R ये भी R। इस ट्रायंगल में ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा और ये एंगल इन दोनों एंगल का सम होगा तो अल्फा प्लस अल्फा ये कितना हो गया 2 अल्फा। ऐसे इस ट्रायंगल में PBC में ये दोनों साइड R R है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये बीटा है तो ये बीटा होगा। ये वाला जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल का सम होगा, ये हो गया 2 बीटा मतलब ये पूरा एंगल कितना आ गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा तो उसका डबल आ गया, यही है डबल। सर ये वाला क्वेश्चन पेपर में है। क्वेश्चन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस ऐसे लिखना है उसको, देखो अल्फा बीटा नेम दे देना आपको, सारा जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना है अपनी, इसको लेट ठीक है इन ट्रायंगल PAC लेट एंगल P तो ऐसे लिखोगे दैट इज अल्फा लिख दो या थीटा लिख दो, एज्यूम कर सकते हो। इसके 3 और केसेस हैं 3 और केसेस है, हाँ 3 केसेस। डायग्राम पे। अरे एक तो इसमें होगा कि अगर वो एक में प्रूव करना होगा, एक में अगर AB डायमीटर है तो फिर जो अच्छा कॉर्नर पे होगा वो 90 डिग्री होगा। देखो ये बस जो दूसरा है ये डायमीटर पे आ गया, ये आगे आकर के यहाँ आ जाए तो ये एंगल कितना होगा AB 90, ये यहाँ पे एंगल होगा 90 और इसका डबल ये क्या होगा 180 तो सेंटर पे जो एंगल बना इससे वो इसका डबल हो गया ना। अब यही कॉर्ड जो रिमेनिंग पार्ट इधर बना रहा, एक बार मेजर सेगमेंट ले लिया ना, एक बार सेमी सर्कल ले लो और एक बार माइनर सेगमेंट ले लो, तो इस तरह से 3 पार्ट करने। एक बार इधर लिया मेजर सेगमेंट में बनाकर एंगल देखा कि सेंटर पे जो आ रहा है वो डबल है, एक बार डायमीटर मतलब सेमी सर्कल पे ले लिया और एक बार क्या कर देना है माइनर सेगमेंट में लेना है और फिर सेंटर पे लेना है, उसका डबल दिखाना है। ठीक है ये है 3 पार्ट ऐसे हो। फिर और पार्ट इसके नेक्स्ट क्लास में मैं ले लेता हूँ, हाँ और हाँ नेक्स्ट पार्ट क्लास में और भी पॉइंट्स जो भी रिमेनिंग पार्ट रह जाते हैं ना वो ले लेंगे।